हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज हम बात करेंगे एमएसएमईज़ के बारे में। वैसे तो देश में एमएसएमईज़ की यदि हम बात करें तो लगभग 6 करोड़ 75 लाख के करीब एमएसएमईज़ रजिस्टर्ड हैं और वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से लगभग 30 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। तो गवर्नमेंट द्वारा एमएसएमई सेक्टर को बेनिफिट देने के लिए कई तरीके की स्कीम्स लॉन्च करी जाती है, उनके बेनिफिट दिए जाते हैं। उसके अलावा मुख्य रूप से आज हम बात करने वाले हैं पेमेंट रिकवरी के प्रोविजंस के बारे में। एमएसएमईज यूनिट यदि कोई होती है तो उसके पेमेंट रिकवरी से संबंधित जो भी प्रोविजंस है वो एमएसएमई एक्ट 2006 के अंतर्गत दिए हुए हैं। तो एमएसएमई एक्ट 2006 के अंतर्गत इनवॉइस रेज होने से लेकर के इनवॉइस का फाइनल पेमेंट आने तक के कंप्लीट प्रोविजंस दिए हुए हैं। यदि बायर पेमेंट देने में, पेमेंट रिलीज करने में परेशानी करता है और पेमेंट कहीं अटकता है आपका, तो उसके संबंध में रिकवरी से संबंधित जो भी प्रोविजंस है वो एमएसएमई एक्ट 2006 के अंतर्गत दिए हुए हैं। तो मैं एडवोकेट सुभाष स्वागत करता हूं आज के इस विशेष वीडियो में जो एमएसएमईज के पेमेंट रिकवरी से संबंधित है। एमएसएमई यूनिट का बेनिफिट लेने के लिए आपको एमएसएमई यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज की जो डेफिनेशन दी हुई है, जो लेटेस्ट 1 अप्रैल 2025 से कुछ चेंज हो गई है, उसके अनुसार आपकी यूनिट यदि एमएसएमई में काउंट होती है तो एमएसएमईज की जो बेनिफिट है वो ले सकती है, इंक्लूडिंग पेमेंट रिकवरी। तो माइक्रो यूनिट वह मानी जाएंगी जिनका प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट है 2 करोड़ 50 लाख रुपए तक का और जिनका टर्नओवर की लिमिट है 10 करोड़ रुपए तक की। और जिन यूनिट का प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट 25 करोड़ रुपए तक का है और टर्नओवर 100 करोड़ तक का है, वह सेकंड कैटेगरी यानी स्मॉल कैटेगरी में मानी जाएंगी। और जिन यूनिट का टर्नओवर 500 करोड़ रुपए तक का है और असेट्स में इन्वेस्टमेंट 125 करोड़ रुपए तक का है, वह यूनिट मीडियम एंटरप्राइजेज माने जाएंगे। तो एमएसएमईज के पेमेंट रिकवरी की यदि हम बात करें तो माइक्रो और स्मॉल कैटेगरी की जो सर्विस प्रोवाइडिंग और मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरी की जो यूनिट है वह एमएसएमई एक्ट के द्वारा पेमेंट रिकवरी का शूट फाइल कर सकती है। लेकिन यदि आपकी यूनिट मीडियम एंटरप्राइजेज है या ट्रेडिंग यूनिट है तो वह एमएसएमई एक्ट के द्वारा पेमेंट रिकवरी का शूट फाइल नहीं करवा सकती है। एमएसएमई प्रोविजंस की बात करें तो एमएसएमई एक्ट के अकॉर्डिंग जब भी एमएसएमई जो सप्लायर है वो बायर को जब भी माल या सेवा अपनी बेचता है और उसके साथ में अपना इनवॉइस रेज करता है, तो इनवॉइस रेज करने की डेट से विद इन 15 डेज यदि बायर के द्वारा उस इनवॉइस के अगेंस्ट में कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं रिटर्न में दिया हुआ है, तो यह माना जाता है कि बायर को वह सेवा और उस प्रोडक्ट के बदले जो इनवॉइस दी हुई है वो उसने एक्सेप्ट कर ली है और वह उसका पेमेंट देने के लिए लायबल है। तो बायर जब पेमेंट देने के लिए लायबल होता है तो उसको वर्क ऑर्डर की जो पेमेंट टर्म दी हुई है उसके अकॉर्डिंग या फिर मैक्सिमम 45 डेज जो दोनों में पहले हो, इस पीरियड के दौरान उसको सप्लायर को पेमेंट कर देना चाहिए। वह पेमेंट देने में यदि डिले करता है तो वह इंटरेस्ट पेमेंट करने के लिए लायबल होता है। इंटरेस्ट की यदि हम बात करें तो यदि एमएसएमई सप्लायर जो होता है उसको बायर द्वारा पेमेंट टाइमली नहीं किया जाता है तो वह रेपो रेट के 3 टाइम मंथली कंपाउंडिंग बेसिस पे इंटरेस्ट पे करने के लिए लायबल होता है। इस वजह से बायर को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि एमएसएमईज का जो भी पेमेंट है, जो भी ड्यूज है, वो इन टाइम रिलीज किया जाए। इंटरेस्ट के संबंध में सेकंड थिंग ये है कि जो बायर को इंटरेस्ट पे करना होता है सप्लायर को, वह इनकम टैक्स प्रोविजंस के अकॉर्डिंग उसको एक्सपेंसेस में भी क्लेम नहीं कर सकता है, तो उसके ऊपर उसको टैक्स का जो बेनिफिट मिलना होता है वो भी नहीं मिल पाता है। पेमेंट रिकवरी के लिए एमएसएमई जो सप्लायर है उसको बायर को सबसे पहले एक लीगल नोटिस इश्यू करना चाहिए। लीगल नोटिस इश्यू करने के बाद में भी यदि बायर वह पेमेंट नहीं करवाता है तो एमएसएमई जो सप्लायर है उसको एमएसएमई समाधान पोर्टल के माध्यम से अपनी एप्लीकेशन एमएसएमई फैसिलिटी काउंसिल के पास में प्रस्तुत करनी चाहिए। एमएसएमई फैसिलिटी काउंसिल उसके फैक्ट देखती है, देखने के बाद में वह जो बायर है उसको पेमेंट करने के लिए कहती है। यदि वह उसके बाद में भी पेमेंट 2 से 3 महीने में नहीं करता है तो एमएसएमई फैसिलिटी काउंसिल उस एप्लीकेशन को कैश में तब्दील कर देती है। कैश में कन्वर्ट होने के बाद में वह एप्लीकेशन प्रोसीडिंग के द्वारा, जैसे लीगल प्रोसीडिंग अपने कॉमर्शियल कोर्ट में चलती है, अकॉर्डिंगली वह प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाती है बायर के अगेंस्ट में पेमेंट के लिए। पेमेंट रिकवरी की प्रोसीडिंग स्टार्ट होने के बाद में एमएसएमई फैसिलिटी काउंसिल बायर को भी मल्टीपल नोटिस इश्यू करती है। उसको कहती है कि जो सप्लायर का पेमेंट है वह पेमेंट उसको टाइमली किया जाए और फैक्ट वगैरह चेक करने के बाद में, आपसे हियरिंग होने के बाद में एमएसएमई फैसिलिटी काउंसिल मीडिएशन और आर्बिट्रेशन के लिए जो प्रोसीडिंग है वो स्टार्ट हो जाती है उसके पास में। उसके दौरान भी यदि पेमेंट नहीं आता है तो एमएसएमई फैसिलिटी काउंसिल एज पर फैक्ट ऑर्डर इशू करती है और यदि वह ऑर्डर सप्लायर के फेवर में आता है तो सप्लायर उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग अपना पेमेंट रिकवरी के लिए कोर्ट में जा कर के और वह पेमेंट रिकवर करवाने के लिए
एग्जीक्यूशन की प्रोसीडिंग भी स्टार्ट करवा सकता है। यदि बायर एमएसएमई फैसिलिटी काउंसिल के ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील करना चाहता है तो उसको डिस्प्यूटेड अमाउंट का 75% पहले जमा करवाना होता है, उसके बाद में ही वह अपील आगे फाइल करवा सकता है। तो एमएसएमई सप्लायर पेमेंट रिकवरी के सूट के संबंध में जो मिस्टेक करता है उनके बारे में अब आगे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो मिस्टेक वह करता है, वह अपना जो सूट होता है, जो एप्लीकेशन होती है, वह टाइम पे नहीं लगाता है। टाइम पे नहीं लगाने की वजह से कई बार उसका जो सूट है, जो क्लेम है, वह टाइम बार हो जाता है और लिमिटेशन एक्ट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग बाहर हो जाता है, तो वह उसका पेमेंट रिकवरी नहीं प्राप्त कर पाता है। दूसरी मिस्टेक करता है एमएसएमई फैसिलिटी काउंसिल के पास में जो वह एप्लीकेशन लगाता है वह प्रॉपर वे में और प्रॉपर तरीके से नहीं लगाता है, तो कई बार एप्लीकेशन में भी मिस्टेक होने की वजह से उसका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है। तीसरी मिस्टेक होती है वो डॉक्यूमेंटेशन का अभाव। कई बार डॉक्यूमेंटेशन वगैरह प्रॉपर वे में नहीं प्रेजेंट कर पाने की वजह से उसकी जो एप्लीकेशन है वह उसके फेवर में डिसाइड नहीं हो पाती है। चौथी मिस्टेक करता है एमएसएमई सप्लायर का द्वारा जो एमएसएमई फैसिलिटी काउंसिल के पास में हियरिंग होती है, उन हियरिंग में प्रॉपर वे में प्रेजेंट नहीं होना और उनको प्रॉपर वे में सेटिस्फाई नहीं कर पाना। इस वजह से भी कई बार उसका जो क्लेम है वो रिजेक्ट हो जाता है। आप भी एक एमएसएमई सप्लायर है और अपने बायर से पेमेंट रिकवरी के संबंध में परेशान है, तो आप एमएसएमई एक्ट 2006 के अनुसार आपकी जो पेमेंट रिकवरी की प्रोसीडिंग है वो स्टार्ट करवा सकते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट एक और बेनिफिट आपको जो रहता है वो रहता है कि आपका जो जुरिडिक्शन है वो आपका जो एमएसएमई फैसिलिटी काउंसिल है वही लगेगी। तो जो बायर है उसको आपकी जो हियरिंग वगैरह होंगी वो सारी आपकी जो जुरिडिक्शन है वहीं पे होंगी। बायर को अपना एडवोकेट या बायर को खुद को एमएसएमई फैसिलिटी काउंसिल आप वाली में ही आना पड़ेगा। इस संबंध में यदि आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो आप नीचे दिए हुए लिंक के द्वारा और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें उन एमएसएमईज के साथ में जो पेमेंट रिकवरी के लिए अपने बायर से परेशान है। मिलते हैं एक और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।